हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि अगर हम आगे बीपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश बैचेस हमने जो है वो स्टार्ट किए हैं टीचिंग परीक्षा ने। और इसी के साथ साथ अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, या अगर आप डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहे हैं, आप आगे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, आजकल हर पेपर में आपको कॉम्प्रीहेंशन अवश्य आता है, अपठित गद्यांश पद्यांश। और उसमें भी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें ना हमें तैयारी ऐसे ज़्यादा करनी ही नहीं है, हमें सिर्फ इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि कोई भी अगर आपके सामने पैसेज आता है उसे आप कितनी जल्दी पढ़ते हैं। जैसे आई गेस आप सभी को नॉवल पढ़ने की तो प्रैक्टिस होगी फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से कि कोई भी नया पैसेज या पोएम आपके सामने आती है, उसे आप कितनी जल्दी पढ़ते हैं और कितनी जल्दी उसके मीनिंग को मतलब ग्रैप्स कर लेते हैं, उसके मीनिंग को समझ लेते हैं। और वही चीज़ जो है वो प्रश्नों के माध्यम से आपसे पूछी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं, बाकी जो है वो तो हम आपके साथ रेगुलरली सेशंस जो है उन पे डिस्कस करेंगे ही करेंगे। फिर अगली बात क्या आती है? अगली बात ये आती है फ्रेंड्स कि जो ये जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो जैसे सी टेट का, अभी तक क्या होता था कि जो कॉम्प्रीहेंशन है ना, उससे सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो सी टेट में मिलता था। क्यों? क्योंकि 15 में से अप्रॉक्सीमेटली 11 से 12 प्रश्न जो हैं वो आपके कॉम्प्रीहेंशन के सी टेट में आते थे। तो सी टेट अभी तक सबसे ज़्यादा फेमस था। बाकी जैसे डी ट्रिपल एस बी वगैरह है, उसमें 5-5 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रीहेंशन के आते थे, ठीक है ना। किसी और एग्जाम में 10 प्रश्न ले लीजिए, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 आते थे। परंतु अब फ्रेंड जब से बीपीएससी आया है, तो बीपीएससी में आप जानते हैं, बीपीएससी में जो 80 मार्क्स वाला पेपर होता है उसमें 25 मार्क्स का कॉम्प्रीहेंशन आता है फ्रेंड्स। कैन यू इमेजिन? साहित्य से ज़्यादा। साहित्य जो है वो सिर्फ आपका 15 मार्क्स का आता है, जबकि कॉम्प्रीहेंशन आपका 25 मार्क्स का आता है फ्रेंड्स। और आप ये सोचिए साहित्य के लिए आप कितना दिमाग खपाते हैं, कितनी पुस्तकें पढ़ते हैं, कितनी चीज़ें याद करते हैं। और कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन में आपको कुछ याद नहीं करना, आपको सिर्फ थोड़ा सा अभ्यास करना। और उसके लिए भी आपको कहीं नहीं जाना फ्रेंड्स, आप टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर हम आपके लिए 5 विकल्पों वाले कॉम्प्रीहेंशन लेकर आएंगे, क्योंकि बुक में शायद आपको ना मिले, लेकिन हमने अभी पिछले हफ्ते भी सेशन लिया था और आगे भी आपके सेशन लेंगे 5 विकल्पों वाले कॉम्प्रीहेंशन की। और उसमें समस्या कहाँ पर आती है उसका एक छोटा सा ट्रेलर मैं आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ पर, जैसे कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कैसे आंसर को समझना है। और यहाँ पर यह भी अंतर आता है कि जहाँ पर आपको वो 5 विकल्प नहीं आते, जहाँ पर आपको केवल 4 विकल्प हैं, केवल एक सही उत्तर है, वो तो आप फटाफट ऊपर ऊपर से छांट लेते हैं। लेकिन जब आपको 5 विकल्पों वाला कॉम्प्रीहेंशन आता है, जानते हैं फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको जो भी कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है, पैसेज या पोयम, उसको गहराई से समझना है, एक एक पॉइंट उसका मतलब डीपली उसको एनालाइज करना, और तब जाकर आपको आंसर देना है, क्योंकि आंसर घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो सिर्फ कुछ प्रश्न यहाँ पर हम करेंगे जिससे आपको एक आइडिया लग जाए। तो जैसे देखिए, सबसे पहले अगर ये वही वाले क्वेश्चन है जो हमने किए थे, जैसे कि गद्यांश के अनुसार सभी व्यक्ति वो क्या हैं। अब जैसे कि ये देखिए, इस ब्रह्मांड में हम सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे से ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि परमात्मा की नज़र में हम सब एक समान हैं। तो देखिए, हम सब एक समान हैं, तो ये ए ऑप्शन तो आ गया। उसी प्रकार अब यहाँ पे आंसर खत्म नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बस एक चीज़ सही है तो यहाँ पे एक ही आंसर सही होगा, यहाँ पे एक से ज़्यादा सही उत्तर हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी स्पीड बनानी पड़ेगी। सीटेट वाले या जो डी ट्रिपल एस बी वाले हैं वो तो फिर भी जल्दी आंसर कर दें, लेकिन बीपीएससी वाले छात्रों को ध्यान देना पड़ेगा कि ये टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा होगा। ध्यान से पढ़ना है, तो देखिए कि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। अब देखिए, सभी लोग अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, तो सभी महत्वपूर्ण हैं, ये भी सही है। तो जब एक से ज़्यादा सही उत्तर हो गया, अब हाँ यहाँ पर आप प्रिविलेज ले सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर आपको पता है कि 3 में से 2 आंसर सही हैं, तो आंसर आपका उपयुक्त में एक से अधिक आ ही गया, ठीक है। तो अगर थर्ड ऑप्शन आपको नहीं भी मिल रहा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आंसर आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक सही है। उसी प्रकार आगे देखिए, किसी भी कार्य की सफलता में डैश का योगदान होता है। एक बार ट्राई करेंगे फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा? किसी भी कार्य की सफलता में किसका योगदान होता है? मनुष्य के भाग्य का, सभी की समदृष्टि, पदाधिकारियों का श्रम, या फिर इनमें से कोई एक। तो यहां पर अगर आप ध्यान देंगे, ठीक है ना, तो देखिए यहां पर क्या है कि सबकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ध्यान अभ्यास हमें सभी जीवों को एक समान देखने में मदद करता है। हम मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो चौकीदार, क्लर्क या कैशियर है, अब यहाँ पे आया, वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी कंपनी का मालिक। हमें समझ आता है कि किसी कंपनी का मालिक कर्मचारियों के बिना काम नहीं कर सकता। भाई जो काम लोअर क्लास का है वो वही कर सकती है, जो काम अपर क्लास का है, जैसे माइंड लगाना, ठीक है ना, जो मालिक होता है वो क्या करता है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ कुछ करना है, लेकिन फील्ड पे वर्क तो लोअर क्लास ही करेगी ना।
तो ये चीज़ होती है, उसके लिए कर्मचारी चाहिए। तो ये वही चीज़ है कि किसी भी कार्य की सफलता में मनुष्य के भाग्य का नहीं, सभी की समदृष्टि का नहीं, पदाधिकारियों के श्रम का नहीं, बल्कि मनुष्य सभी के श्रम का महत्व होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आना था आपका ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे सही आंसर केवल पदाधिकारियों का श्रम नहीं, सभी का श्रम। ये आंसर आपका करेक्ट था, सभी का श्रम यानी कि सभी की मेहनत। सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, कंपनी में किसी एक सेक्शन से काम नहीं चलता, हर सेक्शन को अपना काम करना पड़ता है, तब जाकर आप सक्सेसफुल होंगे। ओके, तो यहाँ पे ई ऑप्शन था। उसी प्रकार देखिए, निम्न में से समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है। अब ये अच्छी चीज हो जाती है, अगर ग्रामर का क्वेश्चन आ जाए उसके लिए तो आपको पैसेज पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। तब जैसे यहां पर है कि के बिना, क्योंकि, की। अब आपको पता है कि समुच्चय बोधक क्या होता है। समुच्चय बोधक वो शब्द होता है जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। कि मैं जा रहा था पर गाड़ी खराब हो गई, तो पर जो दो वाक्यों को जोड़े वो आपका समुच्चय बोधक। अब क्योंकि, कि, ये दोनों आपके समुच्चय बोधक हैं, परंतु के बिना ये आपका संबंध बोधक है, तो ये नहीं है समुच्चय बोधक। लेकिन आंसर आपका करेक्ट क्या आएगा, उपयुक्त में एक से अधिक, डी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आएगा। उसी प्रकार आगे देखिए फिर, अब जैसे ये है, गद्यांश में किसके संतुलन की बात कही गई है। प्रश्न था कि गद्यांश में किसके संतुलन की बात कही गई है। अब ऑप्शन थे जैसे प्रकृति, मानवता और विकास, मनुष्य, समाज और उद्योग, प्रकृति, मानव और विकास। अब यहां पर देखिए कि ट्रेजेडी यही रही कि पश्चिमी की देखा देखी और नकल में योजनाएं बनाते समय प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच का नाजुक संतुलन। प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति। अब मेन बात यह है कि प्रकृति और मनुष्य तो यहां पर भी है, इन सभी ऑप्शन में भी है, लेकिन संस्कृति तो है नहीं। तो बेसिकली हमें प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति, अब यहां पर मनुष्य की जगह मानव आ सकता है, इतना शब्द ऊपर नीचे से रिप्लेस हो सकता है, लेकिन मनुष्य, प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति तीनों आने थे, जो इन तीनों में किसी में नहीं है। तो ई ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देख रहे हैं कि कैसे इन दो विकल्पों का यूज होता है कॉम्प्रीहेंशन में। उसी प्रकार हमें औद्योगिक विकास के लिए किसकी आवश्यकता है, ध्यान से देखिए, हमें औद्योगिक विकास के लिए किसकी आवश्यकता है, पश्चिमी मॉडल, अमेरिकी मॉडल, यूरोपियन मॉडल, और फिर वही ये दो ऑप्शन। तो ध्यान से देखिए एक बार कि स्वातंत्र्योत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह नहीं कि शासक वर्ग ने औद्योगिकरण का मार्ग चुना, ट्रेजेडी यह रही कि पश्चिम की देखा देखी और नकल में योजनाएं बनाते समय प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच का नाजुक संतुलन किस तरह नष्ट होने से बचाया जाए, इस ओर हमारे पश्चिम शिक्षित सत्ताधारियों का ध्यान कभी गया ही नहीं। हम बिना पश्चिम को मॉडल बनाए अपनी शर्तों और मर्यादाओं के आधार पर, अपनी शर्तों पर औद्योगिक विकास का भारतीय स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं। कभी इसका ख्याल भी हमारे शासकों को आया हो, ऐसा जान नहीं पड़ता। अर्थात यहाँ पे भारतीय मॉडल की बात की गई है, पश्चिमी मॉडल की नहीं, अमेरिकी मॉडल की नहीं, यहाँ पर भारतीय मॉडल की बात की गई है। तो यहां पर क्या है फ्रेंड्स, यहां पर हर शब्द आपको लिखा लिखाया नहीं मिलेगा। ये भारतीय मॉडल यहां पे कहीं पे लिखा नहीं हुआ, ये आपको खुद सोचना है कि इसका अर्थ क्या था। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन आएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ना पश्चिमी, ना अमेरिकी, ना यूरोपियन, हमें भारतीय मॉडल की आवश्यकता है। आगे देखिए, अंतिम दो प्रश्न फ्रेंड्स, जस्ट एक बार देखने के लिए, जीवन कैसा है। अब जानते हैं फ्रेंड्स, इतनी छोटी सी कविता थी, इतनी छोटी सी कविता, फिर भी बच्चों ने आंसर को गलत किया। क्यों? जल्दबाजी में। देखिए, मैं ये नहीं कह रही जल्दबाजी करनी नहीं है, जल्दबाजी करनी है। अगर जल्दबाजी नहीं करेंगे तो पेपर को टाइम पे पूरा कैसे करेंगे। लेकिन जल्दबाजी का मतलब ये नहीं होता कि आप आंसर को गलत करके आ जाएं। आपको कविता ध्यान से पढ़नी है, आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, विकल्प ध्यान से पढ़ने और फिर उत्तर देना है। और इतनी चीजें ध्यान से पढ़ने के लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस, रीडिंग प्रैक्टिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो रीडिंग प्रैक्टिस जो है वो आपकी सबसे ज्यादा चाहिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो कॉम्प्रीहेंशन है तो हम करते ही रहेंगे, आप पेपर की तैयारी करते रहेंगे, लेकिन ये जो, अच्छा ये तो चलिए फिर भी कॉम्प्रीहेंशन था, कभी कभी क्या होता है कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं हम उनको भी ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। ये तो चलिए मैं मानती हूँ फिर भी पोएम है, कॉम्प्रीहेंशन है, पैसेज है। कभी कभी जो सिंपल जैसे ग्रामर के छोटे से क्वेश्चन आ जाते हैं ना, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है, और बच्चे, या फिर पूछा गया हो कौन सा स्वर नहीं है, तो बच्चे उसको भी ध्यान से नहीं पढ़ते। तो मेन क्या है, रीडिंग प्रैक्टिस। सही से प्रश्न को पढ़िए, विकल्पों को पढ़िए, तब जाकर उसका उत्तर दीजिए।
खैर अब यहाँ पर क्या था, जीवन अर्पण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गतिमति ना हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। ये कविता हमने करवाई थी। फिर जीवन कैसा है, अब बेहद दुखद, ऐसा कुछ नहीं। वो कहते हैं भाई कभी हंसना कभी रोना, तो दोनों चीजें, सुख भी है दुख भी है। अब दुख और निराशा का संगम, जैसे ही मैंने संगम लिखा ना फ्रेंड्स, जानते हैं मोस्टली बच्चों ने इस आंसर को सही माना। उनको मतलब उन्होंने एज्यूम कर लिया, एज्यूम ही कर लिया कि यहाँ पे दुख और निराशा नहीं, यहाँ पे दो ऑपोजिट वर्ड है कि सुख और दुख का संगम। उन्होंने ये एज्यूम कर लिया। और फ्रेंड्स ये 90% बच्चों ने किया था। 90% स्टूडेंट्स ने यूट्यूब पर जब सेशन हुआ था तो गलती की थी जो आपको नहीं करनी है। जो जीवन है वो आशा और निराशा से घिरा हुआ है। सिर्फ सी ऑप्शन आपका आना था, बी ऑप्शन आपका नहीं आना था। और ये सिली मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, माने या ना माने। और ये सिली मिस्टेक्स ही हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ खत्म करनी है। उसी प्रकार जैसे अगला प्रश्न था आपका कि जीवन की विषम परिस्थितियों को व्यक्त करने वाला सही उदाहरण कौन सा नहीं है। अब विषम परिस्थितियां, कभी कभी बच्चों की जैसे हिंदी वोकैबुलरी होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, उनको होता है कि मैम इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स हिंदी की वोकैबुलरी, एक वो होता है ना कि हिंदी मुश्किल नहीं है पर उसकी आदत नहीं है। तो क्या है कि जो मतलब जो चीज़ हम उठते बैठते सोते जागते यूज़ करते हैं, भाषा हिंदी को हम यूज़ करते हैं हर समय, वही हमें सही से नहीं पता। क्यों? उसकी हम प्रैक्टिस सही से नहीं करते, हल्के में ले लेते हैं। तो विषम क्या होता है? सम का विलोम, कि जो जब डिफरेंट सिचुएशंस आए, जैसे हम बहुत खुश हैं तो दुख आ गया, हम बहुत दुखी हैं तो अचानक से बहुत खुशी हो गई, लॉटरी लग गई। तो ऐसे जो जीवन की डिफरेंट सी सिचुएशन आ जाती है, उनमें हमें क्या करना चाहिए, उसका मतलब उदाहरण कौन सा सही उदाहरण नहीं है। तो कभी हंसना कभी पाना, अब हंसना और पाना दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों डिफरेंट नहीं है ना, तो ये गलत हो गया, मतलब ये इसके अंदर आएगा। फिर कभी पाना कभी खोना, अब ये विषम परिस्थिति है। कभी रोना कभी सोना, अब रोना और सोना में क्या कनेक्शन है? तो इसलिए जीवन की विषम परिस्थितियों को व्यक्त करने वाला सही उदाहरण कौन सा नहीं है? दो दो हैं, ना ये सही उदाहरण है ना ये सही। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आएगा, डी ऑप्शन। ये चीज़ होती है। तो इन चीज़ों को बहुत बारीकी से देखिएगा। और मैं अभी भी जानती हूँ कि अभी भी कुछ बच्चों ने जिन्होंने इस सेशन को पहले देखा हुआ है और दोबारा देखा होगा, फिर भी हो सकता है उन्होंने एक प्रश्न में गलती की हो, तो वो चीज़ें आपको रिपीट नहीं करनी है। टीचिंग परीक्षा आपकी पूरी की पूरी तैयारी करवा देगा, लेकिन उसके लिए आपको रेगुलरली सेशंस अटेंड करने हैं। और कोई भी बच्चा पेड बैच लेना चाहे तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया पर। और हमारा फ़ोन नंबर है फ्रेंड्स 7611101101 और 9697888844। तो इसी के साथ हमें दीजिए विदा फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं कि हिंदी का जो सेशन होता है वो डेली दोपहर को 3 बजे यूट्यूब पर होता है, यूट्यूब पर। और जो हमारी पेड क्लास है वो शाम को होती है 5 बजे, पेड बैच। तो ये आपका हिंदी का टाइम टेबल है। जैसे बच्चे कहते हैं मैम हमें हिंदी की क्लास कब होती है, पता ही नहीं चलता। अरे क्यों नहीं पता चलता फ्रेंड? टाइम फिक्स है, डेली दोपहर को 3 बजे और डेली शाम को 5 बजे पेड बैच होती है। हाँ, एक्सक्लूडिंग संडे, संडे को क्लास नहीं होती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जब भी आप हिंदी का सेशन अटेंड करना चाहें आप अच्छे से कीजिए, हम आपकी सारी क्वेरीज का आंसर देंगे। तो यहाँ पर हमें दीजिए विदा और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करिए। इस बार आपकी जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आपको उसमें पूरी सफलता मिले, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा और हमारी विशेष भी हमेशा आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।